यह कहानी हमें एक बहन ने भेजी है। आइए इन्हीं की जबानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम इकरा है। मैंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि अपनी जिंदगी की कहानी यूं बैठकर लिखूंगी, लेकिन शायद यही वक्त है जब सब कुछ बयान होना चाहिए। मैं एक आम सी घरेलू औरत हूं। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल आम थी, जैसे बाकी औरतों की होती है। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, शौहर को नाश्ता देना, घर के छोटे बड़े काम और शाम को सबको खाने पर बिठा देना। लेकिन अब जो कुछ मैं लिखने जा रही हूं वो सब आम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जो आज भी याद करके मेरी रूह कांप उठती है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे। मेरा शौहर तारिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मुलाजिम था। सीधे साधे आदमी थे, अपने काम से काम रखने वाले। सुबह वक्त पर दफ्तर जाते, शाम वक्त पर वापस आते। उनकी एक ही खुशी थी कि हम सब घर वाले हंसी खुशी रहें। अल्लाह ने हमें 2 बेटे और एक बेटी दी थी। बड़ा बेटा शकील 10वीं जमात में पढ़ता था। संजीदा और थोड़ा गुस्से वाला मिजाज था, लेकिन दिल का साफ था। दूसरा बेटा अली 8वीं जमात में था। शरारती, जिद्दी और हर वक्त खेल कूद में लगा रहता। सबसे छोटी मरियम 6ठी जमात में, मासूम सी, हर वक्त अपनी गुड़ियों के साथ खेलती रहती। ये तीनों मेरे दिल का सुकून थे। हमारे पास एक मेहरान गाड़ी थी। पुरानी थी लेकिन चलती अच्छी थी। तारिक उसी पर दफ्तर जाते। सुबह जब गाड़ी का हॉर्न बजता तो बच्चे हंसते खेलते भागकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते। ये मंजर मेरे दिल को खुशी देता। ये वाकया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, वो उस घर से जुड़ा है जो हमने इस हादसे से 2 साल पहले खरीदा था। ये घर एक सिंगल स्टोरी मकान था। 3 कमरे, एक कुशादा किचन और सबसे बढ़कर एक बड़ा आंगन। आंगन मेरे लिए सुकून की जगह थी। शाम के वक्त जब हवा चलती तो लगता जैसे थकन उतर गई हो। बच्चे आंगन में खेलते तो उनकी आवाजें पूरे घर में जिंदगी भर देती। लेकिन इस घर की एक बात थी जो शुरू से मेरे दिल को खटकती रही। किचन के साथ एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा था। यह दरवाजा आंगन में नहीं खुलता था, बल्कि घर के अंदर से था। इस पर जंग लगा हुआ था और लॉक इतना पुराना था कि खुलता ही नहीं था। शुरू में 2-1 बार हमने कोशिश की, लेकिन जब लॉक न खुला तो हमने उसे यूं ही छोड़ दिया। मैं अक्सर सोचती थी कि इसके पीछे क्या होगा, लेकिन फिर अपने कामों में लग जाती। हमारे रोज के मामूल बहुत सीधे थे। मैं सुबह सवेरे उठती, किचन में जाकर चाय चढ़ाती। तारिक अखबार पढ़ते बैठे होते और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जागने लगते। फिर एक एक करके सब तैयार होते। शोर शराबा होता, कोई जूते ढूंढ रहा होता, कोई बस्ता, और आखिरकार जैसे ही तारिक मेहरान का हॉर्न बजाते, सब भागते हुए बाहर निकल जाते। उन लम्हों में घर एक मेले की तरह लगता। फिर अचानक जब सब निकल जाते तो घर खामोश हो जाता। मैं अकेली रह जाती। ये खामोशी कभी सुकून देती, कभी अजीब सा बोझ। खास तौर पर किचन के पास से गुजरते हुए वो दरवाजा अपनी खामोशी के साथ जैसे मुझे घूरता रहता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे लकड़ी के अंदर से हल्की सी आवाज आई हो, लेकिन मैं फौरन नजर हटा लेती, खुद को समझाती कि ये मेरा वहम है। तारिक ने कभी इस दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जब भी किचन में देर तक खड़ी होती, खास तौर पर रात को बर्तन धोती, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। मैं कई बार पलट कर देखती, हालांकि अकल कहती कि वहां कुछ नहीं है। ये सब मामूल की बातें थीं, लेकिन ये मामूल ही वो जड़ थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का सुकून बदल दिया। वक्त गुजरता रहा, बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे, तारिक अपनी नौकरी में, और मैं घर संभालती रही। बाहर से देखने वाले के लिए ये एक आम घर था, लेकिन अंदर ही अंदर उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा छुपा हुआ था जिसके बारे में हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था। यह सब उस दिन बदल गया जब एक शाम तारिक ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, इकरा, ये दरवाजा अब खोलना पड़ेगा। तारिक की बात सुनकर मेरा दिल तो चाहता था कि उसे मना कर दूं, लेकिन जबान जैसे साथ न दे रही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अभी क्या जरूरत है, छोड़ो ना इसे। तारिक हंसकर बोला, इकरा, ये तुम औरतों का डर है। फजुल में इतनी बड़ी जगह जाया हो रही है। कपड़े सुखाने के लिए भी धूप है, पुराना सामान भी वहां रख सकते हैं। उसी वक्त शकील भी पास आ गया। उसकी आंखों में तजस्सुस था। अब्बू, मैं आपके साथ हूं, खोलते हैं अभी। तारिक ने अलमारी से एक भारी पुर्जा निकाला, जैसे पुराना आहनी हथौड़ा, और दोनों दरवाजे के पास जा खड़े हुए। मैं किचन में खड़ी थी, लेकिन दिल धड़क रहा था। शकील ने पूरा जोर लगाकर लॉक को हिलाने की कोशिश की।
झंग आलूदा लोहे की चरचराहट कमरे में गूंजी। वो आवाज इतनी खुरदरी और अजीब थी कि मुझे लगा जैसे ये दरवाजा खोलने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बंद रखने के लिए बनाया गया है। तारिक ने भी जोर लगाया, हथौड़े से कई बार उस लॉक पर झड़प लगाई, मगर वो टस से मस न हुआ। पसीने के कतरे तारिक की पेशानी पर चमकने लगे। शकील हांफते हुए कहने लगा, अब्बू, ये तो बिल्कुल नहीं खुल रहा। तारिक ने एक आखिरी बार जोर लगाया, फिर गहरी सांस ली और हथौड़ा जमीन पर फेंक दिया। छोड़ो, आज नहीं खुलेगा। कल दफ्तर से आते हुए किसी मिस्त्री को साथ लाऊंगा, वही इस झंग आलूदा ताले को खोल सकता है। मैंने सुकून की सांस ली। अंदर से जैसे दिल चाह रहा था कि यह दरवाजा कभी ना खुले, लेकिन बजाहिर मैंने बस ये कहा, ठीक है, जो बेहतर लगे वही कर लो। शकील कुछ मायूस नजर आया। वो दरवाजे को देखता रहा जैसे उसके पीछे कोई राज छुपा हो। लेकिन फिर तारिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा, खाना खाते हैं। हम सब किचन से बाहर निकल गए। दरवाजा अपनी जगह बंद खड़ा था, जैसे खामोशी से हमारी बातें सुन रहा हो। उस रात मुझे नींद आने में देर लगी। बार बार यही ख्याल आता रहा कि अगर यह दरवाजा खुल गया तो पता नहीं क्या सामने आएगा। दिल कहता था कि यह महज एक पुरानी जगह है, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। अगले दिन सुबह का वक्त बिल्कुल आम सा था। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। तारिक जल्दी जल्दी चाय पी रहा था और मैं नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। लेकिन तारिक के जहन में कुछ और ही चल रहा था। जाते वक्त उसने मुझसे कहा, इकरा, शाम को वापसी पर एक मिस्त्री ले आऊंगा, आज ये दरवाजा जरूर खुलेगा। ये सुनकर मेरे दिल में फिर वही घबराहट पैदा हुई, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, बस सर हिला दिया। शाम को करीब मगरिब के वक्त तारिक एक आदमी को साथ ले आया। दरमियानी उम्र का मिस्त्री था, हाथ में टूल्स की एक छोटी सी थैली। जैसे ही वो अंदर आया, सीधा दरवाजे के पास गया। मैं किचन के दरवाजे से देख रही थी। मिस्त्री ने दरवाजे का लॉक गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, ये तो पुराना है, 10 मिनट में खुल जाएगा। उसने औजार निकाले, हथौड़ा, पेंचकस और चिमटा। आहिस्ता आहिस्ता वो झंग आलूदा लॉक को खोलने लगा। पूरे कमरे में लोहे के रगड़ने और टूटने की आवाज गूंजती रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता, दरवाजे के आसपास की लकड़ी भी चरचराने लगी। शकील पास खड़ा था, बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मैं और बच्चे पीछे खड़े थे। आखिरकार एक जोरदार झटके के बाद लॉक टूट गया। दरवाजे के कब्जे हल्के से चरचराने लगे। मिस्त्री ने कहा, बस खुल गया, नया लॉक लगा देंगे तो ठीक रहेगा। तारिक ने मिस्त्री को पैसे दिए और वो चला गया। अब सबकी नजरें उस दरवाजे पर थीं। तारिक ने आहिस्ता से लकड़ी को धकेला। दरवाजा चरचराने की एक लंबी सी आवाज के साथ अंदर खुला। अंदर झांका तो एक बांसी हवा का झोंका अंदर आया। उसकी बू इतनी तेज थी कि हम सब ने फौरन नाक पर हाथ रख लिया। अंधेरा था। तारिक ने शकील से कहा, बेटा, जाकर एक टॉर्च ले आओ। शकील भागकर टॉर्च ले आया। जैसे ही टॉर्च अंदर ले जाई गई, जगह साफ दिखाई देने लगी। वो वाकई एक बड़ी खाली जगह थी। चारों तरफ मिट्टी और गर्द जमी हुई थी। कोने में पुरानी लकड़ियां, कुछ बोसीदा कपड़े और टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। बदबू इतनी थी कि ज्यादा देर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। तारिक ने कहा, सब पीछे हटो, मैं और शकील साफ करते हैं। लेकिन मैंने भी हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हमने झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। कई पुरानी चीजें बाहर फेंकी। मिट्टी के ढेर उड़ते रहे। बच्चे बार बार खांसने लगे तो मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। तकरीबन 1 घंटा लगा, लेकिन हमने जगह काबिल ए इस्तेमाल बना दी। अगले दिन मैंने बाल्टियों में पानी भरा और फर्श धोया। बदबू कुछ कम हुई, हवा साफ होने लगी। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि यह जगह वाकई मुफीद है। मैंने शकील के साथ मिलकर पुराना सामान वहां शिफ्ट किया। एक चारपाई भी रख दी, फिर एक कोने में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांध दी। शाम को जब तारिक दफ्तर से वापस आया और उसने ये सब देखा तो खुश होकर बोला, इकरा, ये जगह तो वाकई बहुत काम की है। फजुल में इतने दिन बंद रखी, अब देखो कितना आराम हो गया। उस दिन के बाद वो जगह हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। कभी मैं वहां कपड़े सुखाती, कभी बच्चे खेलने जाते, कभी तारिक नहाकर बाल सुखाने के लिए बैठ जाता। शुरू में तो ये सब बिल्कुल आम लगा, जैसे हमने घर का एक कमरा ज्यादा हासिल कर लिया हो। सब कुछ मामूल के मुताबिक चलने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे वहां एक ऐसी ठंडक महसूस होने लगी जो बाकी घर में नहीं थी। गर्मी के दिनों में भी जैसे हवा किसी और सिमत से आती हो। कभी कभी वहां खड़े होकर यूं लगता जैसे कोई खामोशी से देख रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली शुरू हुई। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है।
पीछे उस खाली जगह में जाने के बाद जब भी मैं बाहर आती तो सर भारी सा लगता, कभी चक्कर आते, कभी दिल मचलाने लगता। मैंने सोचा शायद सफाई के बावजूद पुरानी बदबू या गर्द बाकी रह गई हो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कमरे में कपड़े लटका रही थी। अचानक दिल में घबराहट होने लगी, हाथ लरजने लगे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने जल्दी से दरवाजा पकड़ा और अंदर आ गई। पसीने से कपड़े भीग गए थे। शकील ने पानी लाकर दिया। तारिक को जब पता चला तो उसने फौरन कहा, यह सब कमजोरी है, तुम बहुत काम कर रही हो, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन वो मुझे शहर के एक मशहूर क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने तफसील से चेक किया, ब्लड प्रेशर लिया, 2-3 आम सवालात किए, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ खास नहीं है, बस थकन और कमजोरी है, दवा दे रहा हूं, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मैंने भी यही समझा कि शायद वाकई जिस्मानी कमजोरी है। दवा लेना शुरू की, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहा। हर बार जब मैं उस कमरे में ज्यादा देर रुकती, तबीयत फिर बिगड़ जाती, चक्कर, पसीना और दिल की अजीब घबराहट। लेकिन जैसे ही बाहर आती तो कुछ बेहतर महसूस होता। तारिक ने एक दिन बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, इकरा, तुम्हें वो खाली जगह पसंद नहीं आई ना, इसलिए बहाने बना रही हो। लेकिन मुझे यकीन था कि यह कोई बहाना नहीं, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत और भी बढ़ने लगी। अब तो ऐसा होता कि कभी खाना पकाते पकाते अचानक मतली होने लगती, कभी रात को नींद से उठ जाती और दिल बुरी तरह धड़क रहा होता। लेकिन एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद हमें यकीन हो गया कि वहां वाकई कोई खौफनाक चीज थी। उस दिन सब कुछ आम था। दिन भर के मामूल के बाद रात आ गई। बच्चे अपने बिस्तरों पर जा चुके थे। तारिक अखबार देख रहा था और मैं किचन में रात के बर्तन समेट रही थी। गर्मियों की रातों में किचन के काम अक्सर देर तक चलते हैं। कभी पानी भरना, कभी अगले दिन के लिए सब्जी निकालना, कभी बच्चों के लिए दूध रख देना। मैं वो सब करके मुतमिन हो रही थी कि अब जाकर सुकून से लेटूंगी। बर्तन धोने के बाद याद आया कि एक छोटी टोकरी जो अक्सर सब्जी रखने के लिए इस्तेमाल करती थी, वो पीछे खाली जगह पर रखी है। सोचा अभी निकाल लूं ताकि कल सुबह भाग दौड़ न करनी पड़े। रात के उस पहर पीछे जाना अजीब सा लग रहा था, मगर दिल में ये ख्याल था कि आखिर ये मेरा ही घर है, डरती क्यों फिरूं। हाथ में छोटी सी किचन की टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चल पड़ी। वहां हमेशा खामोशी होती थी, हवा भी रुक रुक के चलती, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। जैसे ही उस खाली जगह में कदम रखा, एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे हवा अचानक थम गई हो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। टोकरी एक कोने में रखी थी, लेकिन मेरी नजरें वहां जम न सकी, क्योंकि ऐन दरमियान में हल्की सी रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बाल खुले हुए और चेहरा झुका हुआ। वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे पत्थर की बनी हो। न हिली, न कोई आवाज निकाली, बस खड़ी थी। मेरे हाथ कांप गए, लालटेन थामने की ताकत न रही। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लग रहा था सीना फट जाएगा। मेरी सांस रुकने लगी थी। आंखों के सामने वो औरत थी, लेकिन जिस्म मेरा साथ छोड़ रहा था। हाथ से लालटेन छूटकर जमीन पर गिर गई और शीशे की हल्की सी खनक गूंजी। इकरा, तारिक की आवाज आई। पता नहीं वो कैसे फौरन आ गया। शायद मेरे कदमों की आहट सुन ली थी या दिल में कुछ खटका लगा था। उसने मुझे बाजुओं से थाम कर उठाया, मेरा कांपता हुआ जिस्म अपने साथ सहारा दिया। क्या हुआ, तुम यहां क्यों गिरी हुई थी? उसने घबरा कर पूछा। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, वहां वो औरत सामने खड़ी है। तारिक ने नजरें घुमाकर उस तरफ देखा जहां मैं इशारा कर रही थी। उसके चेहरे पर हैरत के सिवा कुछ न था। कौन औरत? इकराम, यहां तो कोई नहीं है। मेरी आंखों के सामने अब भी वो औरत थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे हुए, लेकिन तारिक की नजरें जैसे खाली दीवार को देख रही थीं। मेरे अंदर से आवाज निकली, तुम्हें नजर नहीं आ रही? तारिक ने मेरे हाथ जोर से थामे। नहीं, कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर जबान जैसे पत्थर हो गई थी। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। आखिरकार तारिक मुझे तकरीबन घसीटते हुए अंदर ले आया। उस रात मैं बुखार में जलती रही, बार बार हड़बड़ाकर उठ जाती कि शायद वो औरत फिर सामने आ जाए। तारिक बार बार पानी पिलाता, तसल्ली देता, मगर उसकी आंखों में भी अब एक अनजाना खौफ था। अगली सुबह फैसला हो गया। तारिक ने मजदूर बुलाए और उस पीछे की खाली जगह को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। ईंटें लगीं, सीमेंट भरा गया
और यूं वो रास्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। घर में अब कोई इस बारे में बात नहीं करता था, मगर मेरे दिल के अंदर वो मंजर आज भी जिंदा है। मैं जितना भी भूलने की कोशिश करती हूँ, वो सफेद कपड़ों वाली औरत मेरे सामने खड़ी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नई कहानी के साथ जल्द दोबारा हाजिर होंगे।